डोनाल्ड ट्रंप को धचका। न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आजाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिटी सिल्वा से था। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई, जहां 2001 के बाद मेयर के इंतखाब में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने किराएदही इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो गए। दोहा अल-मुआहदे की रूह पामाल। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाजगाह बरकरार। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म है। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। इसके बावजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा पहले से ज्यादा फाल है। एमन अल-ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत ने साबित किया अलकायदा अफगानिस्तान में है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोजा दौरा कतर। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए आज़म का इजहार करता है। सदर जरदारी ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज़ायद खानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है, ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। आइंदा 5 बरस में शरह खानदगी 90% तक बढ़ाने के लिए पुराज़म है। सदर जरदारी मुख्तलिफ आलमी व इलाक़ाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपी और हम एक नुक्ते पर पहुंचे हैं। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख़याल। कहा, 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM, ANP और दीगर जमातों को एतमाद में लेंगे। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने 2000 मेट्रिक टन से ज़्यादा इमदाद गाज़ा भिजवाई। कल मुल्ला मुत्तकी की 6 कॉल्स आई हैं। मुल्क के लिए सोचें किस तरह दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करें। और पहले वनडे में कौमी टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदों कबल हासिल किया। ग्रीन शर्ट ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सलमान अली आगा 62 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिजवान ने 55, फखर जमान ने 45 रन बनाए। साइम अयूब ने 39 रन की तेज इनिंग्स खेली और 2 विकेटें भी हासिल की। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 7 रन बना सके। दूसरी जानिब ICC की एक बार फिर भारत पर मेहरबानियां। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सूर्य कुमार यादव पर सिर्फ मैच फीस का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए, लेकिन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ICC की प्रेस रिलीज के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जबकि साहबजादा फरहान को भी वार्निंग जारी गई है। बुमराह को भी वार्निंग दे दी गई। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। आई होप यू हैड अ गुड मॉर्निंग। फैसल, आज जब पाकिस्तानी जाग रहे होंगे एज ऑफ देयर वेकिंग अप, तो वो देखेंगे कि 7 समंदर पार वॉल स्ट्रीट के शहर में कैपिटलिज्म को सोशलिज्म ने पछाड़ दिया। सादिया, आपकी इस बात ने ना मुझे सुबह सुबह जो मेरी जामे कराची की क्लास होती थी जब मैं यंग हुआ करता था तो उसकी इकोनॉमिक्स, ये क्या बात है, इस बात पर मिठाई खिला। तो मुझे आपने ना ऐसी बात कही है, मुझे सुबह सुबह की अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास याद आई थी, विच आई हेटेड टू टेक। सुबह सुबह 7 बजे वो क्लास होती थी। तो लेकिन कहीं तो आप कहीं मेरे उस्तानी बनने का इरादा तो नहीं रखती? सुबह सुबह इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी आप मुझे? हैं ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू बी योर टीचर, नॉट एटलीस्ट योर इकोनॉमिक्स टीचर। बट मामला कुछ ऐसे है कि आपने देखा होगा कि इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन हुए और वो इंतखाब जो है वो जीतने में कामयाब हो गए ममदानी। तो जनूबी एशियन नजाद ज़ोहरान ममदानी ने ये इलेक्शन ना सिर्फ जीता है बल्कि क्या शानदार तरीके से जीता है, एंड विद ऑल द ऑपोजिशन, यू नो। सो आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, हाउ दिस एक्चुअली उनके लिए कल्टिवेट करके यहाँ तक पहुँचाई वाज नॉट ईजी फॉर मी। हाँ, नॉट ईजी फॉर हिम, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अपने भी हुए बेगाने गैरों से भी गिला। तो इनके अपने जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन न्यूयॉर्क जैसे शहर में आप वो मुद्दे लेके उठें जिन पे बात करना, जैसे कि फ़लस्तीन का मामला एंड दीगर ऑल, एंड विथ साउथ एशियन एथनिसिटी इन द बैकग्राउंड, विथ मुस्लिम एथनिसिटी टू,
उसके बाद सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता को हरा देना, वो भी उस मौके पर हरा देना जब हम सबको ये बात पता है कि न्यूयॉर्क में कितनी बड़ी तादाद में जू कम्युनिटी रहती है और वो बिजनेस हब है, और बिजनेस हब का मतलब है बहुत सारे बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन का मतलब है बहुत सारी जू कम्युनिटी। सो विद दैट इट इज़ एन ऑडासिटी जो उन्होंने दिखाई, और ना सिर्फ दिखाई बल्कि कामयाबी हुई। चले इस पे तो सारी आगे चल के हम बात करेंगे ही। अमेरिका से आपको फ्लाइट के टिकट करा के वापस पाकिस्तान में ला रहा हूँ मैं, चलिए वापस पाकिस्तान आ जाइए। तो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने 20वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला कर लिया है सादिया। बिल्कुल, और मुजवज़ा तरमीम में कई अहम नुकात भी शामिल हैं, और इसमें आईनी अदालतों का क़याम है, फिर एग्जीक्यूटिव को मजिस्ट्रियल ताकतें वापस देना है, मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का नफाज है, और दिलचस्प बात यह है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया है कि हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, और अब बाकी इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। तो चलिए इस बड़े मामले पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज़कियाकार एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा हो गया होगा वेदर इस्लामाबाद में एहतशाम साहब, जब सुबह उठते हैं तो थोड़ी सी खुनकी, थोड़ी सी सर्दी हो गई होगी, लेकिन सियासी माहौल गर्मा गर्म है। ये 27वीं आईनी तरमीम का मामला भी गर्मा गर्म है, क्या अपडेट्स है इसकी सर? देखिए सर्दी तो शुरू हो गई है, लेकिन जहनी और जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो तो अब लगता है कि फाइनली की तरफ जा रहे हैं। ये जब ये बात जिसका ताल्लुक है 27वीं आईनी तरमीम का, देखिए 2-3 इस पर आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी डूइंग ए ग्रेट जॉब, तो मैं आपको खबर भी दूंगा आपके प्रोग्राम में। एक बात तो ये कि बड़े दिनों से बात चल रही थी और मैंने ही खबर देख की थी कि ये अपने महीने में पेश कर दी जाएगी, तो कुछ चैनल ने कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और बाकायदा कोर्ट करके लोगों को कहा था जिसमें इसहाकदार भी है, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये तय हो गई चीजें, और ये तय हो गई थी जब मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ अपना जरदारी साहब के साथ, और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी वक्त उस पर हो चुका था। अभी देख लें कि जिस अंदाज से ट्वीट आया बिलावल भुट्टो जरदारी, सारी चीजें बड़ी बड़ी बता दी मोटी मोटी के क्या होने जा रहा है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम इसकी चर्चा ने कहा जी हमारी टीसी की मीटिंग होगी जब 2 हफ्ते प्रेसिडेंट जरदारी वापस आ जाएंगे तो हम इस पे बात। देखिए अब सबसे बड़ी बात इसमें जो जिसपे बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं रिएक्शन हो सकता है या आ सकता था, वो किसी हद तक मैं समझता हूँ हुकूमत ने इस पे कामयाबी हासिल कर ली है बाई हैविंग द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द पीपीपी। वो इस तरह है कि एनएफसी अवार्ड जो है ना, ये इसको अब रिव्यू ड्रास्टिकली, और ये जो 18वीं तरमीम है इसकी सीधा बातों में एक ये भी है, एनएफसी अवार्ड आपने देखा था कुछ जनरली इन्होंने नहीं काम किया। 18वीं तरमीम में फैसला ये था कि जब ये होता है उसके बाद फिर चुनाई जो है ना वो करेंगे, और फिर ये मामला नीचे जाएगा और काम अमल आ जाएगा। एहतशाम साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा इसी बात पे। वील रिकनेक्ट यू बिकॉज देयर आर सम ऑडियो ग्लिचेस, हम आपको क्योंकि अहम बातें दोबारा सुनना चाहेंगे। एक जो इस वक्त इशू है ये है कि जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है, एक तो एनएफसी अवार्ड, और दूसरा ये कि जो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए गए थे, अगर आप उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें, द परफॉर्मेंस जो है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, सूबों को जो इख्तियारात दिए गए थे तालीम का, सेहत का, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आप अगर यहाँ सिंध में बैठ के देख लें, एजुकेशन की सिचुएशन सबसे ज़्यादा बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, सेहत का दे क्लेम के सबसे बेस्ट सहूलियात है इन द हेल्थ सेक्टर, बट आप जाएं और तूलो अर्ज में देखें तो आपको मामला थोड़े से डिफरेंट लगता है। तो देर आर सम नीड्स, लेकिन अब इसमें जो नंबर गेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एट द सेम टाइम फैसल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप इख्तियार देते हैं तो इख्तियार को बेहतर यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फेडरेशन अपने पास वापस इख्तियार लेने की बात कर रही है, उसकी फाइनेंशियल स्टेक क्या है या नहीं कोई फाइनेंशियल स्टेक है, बिकॉज हम एनएफसी अवार्ड के बारे में इकोनॉमिकली देख रहे थे, वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि फेडरेशन नीड्स मोर फाइनेंसेस इन टर्म्स टू रन द फेडरेशन इंस्टेड दैट इट शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस। तो क्या वो एस्पेक्ट भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आएगा, वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। एहतशाम साहब दोबारा आ गए।
एहतशाम साहब, आप बिलावल भुट्टो की ट्वीट की बात कर रहे थे कि उन्होंने सारे पॉइंट्स रख दिए, लेकिन उन्होंने 6 तारीख का कहा है कि दोहा से जब टीम वापस आएगी तो फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे बैठ के। द पॉइंट इज कि पीपल्स पार्टी के जो कोर्ट है उसमें सब कह रहे हैं कि बॉल है। व्हेरेवर पीपल्स पार्टी डिसाइड, दैट विल बी द मे बी द नेल ब्रेकिंग और द पेन ब्रेकिंग सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। मेरे जहन में ये बार बार बात आ रही थी कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हम सूबों को और या स्टेट्स को ज़्यादा बाइख्तियार देख करने की बातें कर रहे होते हैं। फेडरेशन कोशिश कर रही है कि उसके पास से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सूबों तक चली जाएं, और यहाँ पर इस वक्त ये होना जो पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिपेंडेंटली थिंकिंग, क्या ये अच्छा होने जा रहा है, बुरा होने जा रहा है? एक आम आदमी इससे डरे या वो खुश हो? देखिए, बुनियादी तौर पर तो डरने की बात नहीं है। अगर ये देखें, सियासी जमातें हमारे मुल्क में हमेशा, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN साथिया, इन्होंने हमेशा मुखालफत की है कि छोटे सूबे बनने नहीं चाहिए। अगरचे इन्होंने तीनों ने, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये आपको मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि छोटे सूबे बनेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द गवर्नमेंट इश्यूज तो ये पीछे हट चले जाते। अब इसमें ये तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ कंप्रोमाइज है। PTI तो चले ठीक है, मुखालफत करेगी। फजल रहमान साहब भी सख्त बातें की, लेकिन आप देख लें कि पीपल्स पार्टी और कुछ और जो उनकी हुकूमत को चाहिए, 4 बंदे उन्हें सेनेट में चाहिए और इत्तलात वो शामिल हो जाएंगे। और खबर इसमें यह है कि पिछली दफा जब मुखालफत कहा था। ठीक है, ठीक है, बहुत शार्प सर, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। जनाब, इसके साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस। वो मैच ही किया जो पाकिस्तान खेले और उसे इंटरेस्टिंग ना बनाए। वेलकम बैक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आपने वो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी पाकिस्तान के क्रिकेट फैन की, जिसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, एक बैसाखी है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, और आखिर में उसने यूं करके कहा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। कल 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम में तारीखी मैच हुआ और पाकिस्तान की टीम ने इसको मजीद तारीखी बनाने का सोचा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो जीत गया, हम क्या बात कर रहे हैं भैया, हम जो बात कर रहे हैं यही बात है। उनको पता है कि कल क्या हुआ है। yes. एक्चुअली जब आप अच्छे छोटे टोटल, तकरीबन छोटे टोटल पर साउथ अफ्रीका को आउट कर लेते हो, आप आधे रन अचीव कर लेते हो और अभी आपके पास 30 ओवर बाकी होते हैं, उसके बाद आप कैसे अपनी बहुत सारी विकेटें गंवा देते हो ऐसे? और उसमें जब आपको 1 रन एंड में चाहिए होता है, कैसे नवाज अपनी विकेट खो देता है। भाई नवाज से कोई शिकवा थोड़ी है। नहीं, मुझे शिकवा नहीं है, बट वो जस्ट वन रन। नवाज से है शिकवा, ये वाले से नहीं है, ऊपर वाले से। वो जो हसन नवाज है उनसे। सलमान का भी आउट होना बड़ा फनी लगा इन दैट वे। ऑब्वियसली ही डिड प्ले अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स, बट आई फेल्ट कि उस ओवर में ऑलरेडी उनके पास 4 हो गया था। चौका आ गया था। He could have waited and not gone for a 6, and then he got out at that crucial stage जब उनकी presence बहुत जरूरी थी। He got lucky कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का कॉन्फिडेंस मौजूद है कि चले यार नहीं, मैच तो निकाल ही देंगे। आपने एक सीन नहीं देखा जिस वक्त नवाज ने चौका मारा है ना, तो नसीम शाह का एक शॉट दिखाया और उसको ना वो ऐसे ऐसे ये कर रहा था बेचारा। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस बट मौजूद हैं। अवैस भाई, जिस सिर्फ पाकिस्तान के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो एक मुर्दा घोड़े में जान डाल सकता है, और वो किया कल। नॉट अ मुर्दा घोड़ा, पाकिस्तान वन, लेकिन 6 विकेटों से जीतना चाहिए था। इतना डीप नहीं लेके जाना चाहिए था कि हमें हार्ट अटैक आता रहे। तो आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मरा हुआ घोड़ा था, अपना वर्ल्ड कप के अंदर उठाया हम नहीं था कि भाईजान वर्ल्ड कप आ रहा तो वर्ल्ड कप जीत के चले गए थे। तो पाकिस्तान हमेशा आपको पता जानी जाती है टीम, उस टीम को वापस फॉर्म में लेके आती है, उस प्लेयर को फॉर्म में लेके आते हैं जो कि पूरा साल शायद परफॉर्म ना कर रहा हो। लेकिन अगर कमिंग बैक टू द मैच देखेंगे, अच्छी बात है जो आपने भी इंट्रो में कहा, थोड़ा स्टार्ट अगर फैसलाबाद की बात करें, 17 साल के बाद क्रिकेट वहां पर हो रही है। अभी रिसेंटली डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी हुआ था गर्मियों में, जिसमें मैं भी टीम का पार्ट था। तो मुझे याद है कि बल्कि तपती भी गर्मी थी, दोपहर को मैचेस स्टार्ट होते थे। T20 की बात करें आधा, क्योंकि एक T20 मैच दोपहर को होता था, एक शाम को, तो हाउसफुल स्टेडियम आपको नजर आता था, क्योंकि लोग वही बात है कि इंतजार कर रहे थे कि क्रिकेट यहाँ पर हो, स्टार्स को देखें। और ये अच्छी बात है कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, स्लो एंड स्टडी क्रिकेट को डिफरेंट एरियाज के अंदर लेके जा रहे हो। उससे एक तो फायदा खाली क्रिकेट को नहीं, आपको पता है वहां पर एक फेस्टिविटी सीजन भी हो जाता है, छोटे जो बिजनेस
कम्युनिटी है उनको भी फायदा होता है और एक पूरी दुनिया को एक नया सिटी का पैगाम भी जाता है। एक अच्छी चीज पाकिस्तान ने कल की। थोड़ा सा कल टॉस पे आ जाए तो मुझे खुद भी था कि ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं शायद रोल प्ले करेगा फैसलाबाद की विकेट पे, क्योंकि फैसलाबाद की विकेट अगर आप समर सीजन में देखें तो यहाँ पर आपको पता है स्पिनर्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। बड़ा मशहूर ही आपको पता है तारीखी स्टेडियम रहा है लड़ाइयों की वजह से, क्रिकेट में कर लें या डेनिस लीरी का बड़ा एक फेवरेट आपको पता है यहाँ पर एक स्टेटमेंट थी कि मेरी कबर यहाँ पर खोद दें क्योंकि विकेट नहीं ले पा रहे थे। तो बहुत सी चीजें आपको पता है फैसलाबाद स्टेडियम के साथ जुड़ी रही हैं। लेकिन कल जब आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, नए कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो मुझे कल पहले तो लगा ऑन लाइटर नोट के 3 वनडे मैचेस के अंदर टेस्ट होगी कप्तानी, इसलिए क्योंकि ये डेड ट्रैक है, यहाँ पर हाई स्कोर गेम होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप प्लेटर्स की बात करें या डिकॉक की बात करें, जब उन्होंने स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स लिया तो ऐसे लगा कि 350 करने में ये कामयाब होंगे। और ये विकेट भी ऐसा था कि यहाँ पर 300 सवा 300 होता है, क्योंकि T20 के अंदर यहाँ पर मैंने बताया कि 210 भी चेस हुआ है। ये भी वैसे तो हाईएस्ट टोटल है जो चेस हुआ है यहाँ पर ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान ने कल की है फैसलाबाद में। लेकिन एक अच्छी बात लगी कि पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट आपको खास करके डेप्थ ओवर्स के अंदर फॉर्म में आपको लगी, क्योंकि शाहीन का मैं स्टार्ट भी कल देख रहा था। कल अवैस आपने खुद भी कमेंटेटर्स को भी सुना होगा। आई also felt कि शाहीन शाह अफरीदी did use the ballers that very well. बहुत for your time. Awais, was wonderful to have you on the show. All right, अभी हम एक फौरन से ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। से विदा। वेलकम बैक। न्यूयॉर्क में तारीख बन गई है और इसी पे अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने कुछ देर कबल अपनी विक्ट्री स्पीच दी है, जहाँ पे उन्होंने कुछ की नोट्स हैं उस विक्ट्री स्पीच पे, और इसी पे हम बात कर लेते हैं। वी हैव गॉट फैसल शाह, जो कि मकामी सहाफ़ी हैं न्यूयॉर्क से, एंड ही लिव्स प्रीटी नियर टू ज़ोहरान्स रेजिडेंस। तो बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कैसे परसीव करेंगे इस विक्ट्री को न्यूयॉर्क जैसे शहर में, वॉल स्ट्रीट के शहर में, कैपिटलिस्ट के शहर में। ज़ोहरान ने कहा है कि फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम हमें जो यहाँ के अमीर हैं वो बताते रहे कि पावर इन देयर हैंड्स, लेकिन अब पावर इन इज न्यूयॉर्कर्स हैंड। कैसे समअप करेंगे उनकी विक्ट्री को? जी बहुत शुक्रिया। ज़ोहरान ममदानी जो है वो यंगेस्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क के तौर पर 111वें मेयर न्यूयॉर्क शहर के बन चुके हैं। इसमें बड़ा बुनियादी किरदार इनकी उस सारी कैंपेन का है जो बहुत गैर मामूली नौइयत की थी। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए से, कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए से, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए से, और जितने भी मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में और जितने भी टूल्स हैं वो यूज कर सकते थे, उसके जरिए से इन्होंने अपना आप प्रेजेंट किया। और सिर्फ ये इनके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये क्योंकि मुसलमान हैं तो शायद सिर्फ मुसलमानों से इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, हालांकि मुसलमानों की कोई बहुत बड़ी आबादी न्यूयॉर्क में मौजूद नहीं है। तो इनको मुख्तलिफ तरह के एज हासिल थे। एक तो ये यंग थे और खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर शुरू में प्राइमरी तक इन्हें कोई राय नहीं मिल पा रही थी, लेकिन प्राइमरी जैसे ही इन्होंने जीते, इन्होंने अपना वजन दिखाया कि ये कितना वर्थ करते हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ये मजबूरी बन गई कि वो इन्हें इंडोर्स करें। और ये भी इस डेमोक्रेटिक पार्टी की सितम ज़रीफी आप कहें यकीनी तौर पर कि जो अपोजिशन में उनके हाउस के लीडर हैं, उन्होंने बिल्कुल आखिरी हफ्ते में ज़ोहरान ममदानी को इंडोर्स किया इस जमात की तरफ से इंडोर्समेंट के बाद। दूसरी तरफ जाहिर है कि जो सूरत हाल है इस शहर की रियलिटी ये है कि ये डेमोक्रेट शहर रहा है हमेशा से। कभी रिपब्लिकन को बहुत ज्यादा यहाँ पर या कुछ कंसिडरेबल भी यहाँ पर कोई राय नहीं मिलती। तो इस एतबार से जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे उन्हें अपनी जमात ने भी किसी सूरत कोई इंडोर्समेंट नहीं दी। उनके मुकाबले में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि ज़ाहिर के गवर्नर रह चुका था न्यूयॉर्क स्टेट का, तो उसको मार्जिन दिया गया सदर ट्रंप की तरफ से। अब ये वो सारे एस्पेक्ट्स थे जिसमें ज़ोहरान ममदानी को काफी ज्यादा मार्जिन मिला, और वो मार्जिन ये था, एक तो यंग थे और जो इनके ऑब्जेक्टिव थे, जो इन्होंने वादे कर रखे थे, या जो इनकी कोर प्रिंसिपल थे कि ये बिलियनर्स यहाँ पर कुछ कैपिटलिस्ट लोग और कुछ ताकतवर लोग जो है वो इस शहर के ऊपर राज करना चाहते हैं। और अभी तक जो इस शहर के लोग, क्योंकि ये शहर जाना जाता है लो इनकम लोगों के हवाले से, आम लोग, दिहाड़ीदार लोग ज़ाहिर है कि यहाँ पर भी होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक रोजमर्रा की आमदन से होता है, जो ऑब्वियसली के छोटी छोटी जो एक्सपेंसेस है उसके हवाले से उन्हें
जो है वो फेवर चाहिए होता है या उन्हें वहां पर रिलीफ चाहिए होता है, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली जोरान ममदानी ने उसी पे सारा केस बिल्ड किया कि आम लोगों को ये डिलीवर करेंगे और आम लोगों को ही इन्होंने मुखातब किया। और इनकी सारी कैंपेन आप देखें तो आम लोगों के साथ ये इंटैक्ट थे। और इनने एक न्यूयॉर्क के एक साबिक मेयर की भी मिसाल दी कि मैं उनके फुट स्टेप्स पर चलूंगा, और वो एक ऐसे मेयर थे जिन्हें बड़े अच्छे अल्फाज में आज तक याद किया जाता है। तो एग्जैक्टली जोरान ममदानी ने ये स्पेस इसलिए गेन किया कि इन्होंने एग्जैक्टली वो पॉइंट छेड़े, वो सारे नुकात जो है अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाए, जो वाकई में यहाँ के लोगों के लिए एक रियल कंसर्निंग मैटर था। राइट, ठीक है फैसल, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वी आर जस्ट टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, हेडलाइंस ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग। जोरान ममदानी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद एंड वील टेक यू स्ट्रेट टू न्यूयॉर्क, जहां के दिल में इस वक्त मौजूद है फैसल शाह, क्योंकि न्यूयॉर्क का दिल जीता है जोहरान ममदानी ने। द वर्ल्ड इज वेकिंग अप, वेल द हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी वेकिंग टू द थिंग, हैज ऑलरेडी यस एक्चुअली वोटेड द होल डे, और अब आके प्रोबेबली उन्होंने वो कर दिखाया और उसके बाद उन्हें रेस्ट करना है। दैट्स अबाउट इट। लेकिन हमने नहीं करना, हमने नहीं करना, हम तो अभी शुरू हुए हैं। तो जनाब सैयद फैसल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और मुझे ये बताइए कि आम जो लोग हैं न्यूयॉर्क के, उनके क्या, एक तो उन्होंने अपने वोट्स के थ्रू सेंटिमेंट्स बताए हैं, बट जनरली इफ यू हैव टॉक टू द पीपल ओवर देयर, क्या सेंटिमेंट्स हैं उनके जोहरान की जीत पे? जी, इस वक्त मैं क्वींस के इलाके में मौजूद हूँ। ये एग्जैक्टली वो इलाका है जोहरान ममदानी का, अगर इसे होम टाउन कहा जाए न्यूयॉर्क में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी जितनी भी कैंपेन है वो यहीं से शुरू हुई, यहीं से उन्होंने अपनी सारी इंतखाबी सरगर्मियां शुरू की। इस हवाले से यहाँ पर एक बड़ी आबादी अरब मुसलमानों की है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरे अकब में ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ खुसूसी बंदोबस्त किया गया था इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के हवाले से, उनकी अनाउंसमेंट के हवाले से स्क्रीन्स लगाई गई थी, और जोहरान ममदानी के जो सपोर्टर्स थे वो यहाँ वक्तन वक्तन आ रहे थे। यहाँ पर उनकी स्पीच ब्रॉडकास्ट की गई है और लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे आपने पूछा कि लोगों के क्या तासुरात हैं, तो यहाँ पर दो तरह के नारे मैंने अपने कानों से सुने हैं। तकबीर का नारा भी लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्री पैलेस्टाइन का नारा भी इन लोगों ने लगाया है। अब ये एग्जैक्टली वो लोग हैं। ऑब्वियसली के जोहरान ममदानी के इंतखाबी मंशूर में एक बात ये भी थी, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अगर उनकी मेयरशिप के दौरान न्यूयॉर्क शहर में आते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अरेस्ट वारंट है उनके हवाले से। तो उनके फॉलोअर्स के यहाँ जाहिर है कि ये सोच बड़ी पुख्ता हो चुकी है, और जो फलस्तीन का मामला है वहाँ पर अमेरिका की जो पोजीशन है उस हवाले से, फिर सदर ट्रंप के आने से पहले तक शायद मुख्तलिफ तरह से सोचा जा रहा था कि शायद ये जंग रुकवा देंगे, आम लोगों की जो अमवात है वो सिलसिला तो नहीं हो सका। नाराजगी जो है वो बहुत हद तक बढ़ती गई। अब ये लोग इस वक्त इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि कम से कम इनके शहर का मेयर एक ऐसा शख्स आया है जो कि फलस्तीन की आज़ादी की भी बात करता है, जंगबंदी की भी बात करता है, और वो शख्स जो कि फलस्तीनियों के कत्ले आम में बराह रास्त मुलव्वस है, जो बुनियादी और मरकजी किरदार है, वो उसकी गिरफ्तारी की बात करता है। तो इस बुनियाद पर ये लोग यहाँ इस वक्त फ्री फलस्तीन का नारा भी लगा रहे हैं, और जो ये नारा तकबीर जो लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जोहरान ममदानी का बैकग्राउंड ज़ाहिर है कि मुस्लिम घराने से है, लेकिन हमने ये देखा कि जोहरान ममदानी को सपोर्ट करने वाले जो ग्लोबल लीडर्स थे, जो लंदन के मेयर थे, मेयर सादिक खान, उन्होंने प्रॉपरली उन्हें इंडोर्स किया और ये करार दिया कि न्यूयॉर्क के लोग, अमेरिका के लोग या बाकी दुनिया के लोग जोहरान ममदानी को एक मुसलमान उम्मीदवार के तौर पर न देखें, बल्कि एक नौजवान रिफॉर्मिस्ट के तौर पर देखें, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि वाकई में अपने लोगों के लिए काम करेगा। और उसी तरह से ज़ाहिर है कि आपने उनकी विक्ट्री स्पीच सुनी, उन्होंने तकरीबन उन्हीं सारी चीज़ों का दोबारा जिक्र किया जो उनकी इंतखाबी मुहिम में शामिल थी। तो ऑब्वियसली लोगों के यहाँ एक खुशी है। और फिर एक सवाल ये भी ऑब्वियसली है इस वक्त अमेरिका से बाहर लोगों के जहन में
कि क्या सिर्फ मुसलमान खुश हैं, क्या सिर्फ अरब खुश हैं, क्या सिर्फ न्यूयॉर्क के रहने वाले खुश हैं। तो यहाँ जितने रेस के लोग मैंने देखे हैं रंगो नस्ल के, उसमें स्याफाम भी हैं, अरबियन नस्ल भी है, मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी हैं, वो सारे लोग हैं जो ज़ाहिर है कि इस शहर के अंदर एक डाइवर्सिटी है। तो उन सारे ही लोगों के यहाँ खुशी है। अब मेरे अकब में भी इस वक्त आप देखें तो आपको मुख्तलिफ तरह के झंडे नजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के हैं। बिलखुसूस वो एशियन कम्युनिटी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये वो लोग हैं ज़ाहिर है कि मुस्लिम आबादी वाले लोग भी हैं। इन लोगों ने वॉलंटरली बड़े पैमाने पर काम किया, बड़े पैमाने पर उनकी जितनी इंतखाबी मुहिम थी उस इंतखाबी मुहिम में उनको उनके लिए सारा इनेबलिंग इन्वायरमेंट है कि क्रिएट किया क्योंकि आप जितनी भी कैंपेन देखेंगे ज़ोरान ममदानी की, उसमें उन्होंने हर कम्युनिटी को टच किया है, उनके इवेंट्स में गए हैं। हमने देखा है यहाँ पर वो मिलाद के जुलूसों ने मिलाद के हवाले से जो इवेंट्स थे उनमें भी गए हैं, उस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। मुहर्रम के जो प्रोग्राम थे उनमें गए, उस पर तनकीद हुई। जो बाकी कम्युनिटीज हैं ज़ाहिर है कि यहाँ पर उस हाल से मुसलमानों का एक ग्रुप उनके खिलाफ भी यहाँ खड़ा किया गया, मुस्लिम अगेंस्ट ममदानी। क्योंकि अमेरिका में हम जिन प्रस्तुत के हवाले से एक सोच पाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े खिलाफ है। ममदानी जो है वो जाहिर है कि एक अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट करार देते हैं और डेमोक्रेट जमात जो है उसके यहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, जो हर जिन्स के लोगों के बारे में उनके हुकूक की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल अब मुझे ये बताइए कि ज़ोहरान ने बड़े बोझ उल्टे हैं। दूसरा ये कि वेल यस दिस हैपेंस इन अमेरिकन मीडिया लॉट, लेकिन हाँ जी हमारे साथ भी हो गया। द पीपल आर हैप्पी, दैट्स गुड। अच्छा फैसल मुझे बताएं, अब जो ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जीत गया तो मैं फंड नहीं दूंगा एंड ऑल, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइए। देखिए सदर ट्रंप इस तरह की जो धमकियां इस वक्त लगा रहे हैं वो कुछ इस तरह का कर भी रहे हैं। आपके इल्म में यकीनी तौर पर है कि कुछ महीने पहले उन्होंने एक बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो कांग्रेस से मंजूर करवाया था, जिसके तहत उन्होंने अमरीकियों को के जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो फूड असिस्टेंस है, जो हेल्थ केयर के हवाले से चीजें हैं, उन पर एक बहुत बड़ा कट लगा दिया था। अब उस मामले की वजह से इस वक्त ज़ाहिर अमरीकी हुकूमत का शट डाउन चल रहा है जो सेकंड लॉन्गेस्ट है। इस वक्त अमरीकी लोगों को फूड स्टैम्प के पैसे नहीं मिल रहे, हेल्थ केयर के पैसे नहीं मिल रहे और अमरीकी अवाम बाहर से ज़ाहिर के मुख्तलिफ अमरीका नजर आता है, लेकिन यहाँ भी लो इनकम लोग हैं जो ज़ाहिर कि जिन्हें हुकूमती इमदाद की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त सदर ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से अपोजिशन की जो जमात है ज़ाहिर के डेमोक्रेट्स, उन्होंने नए मालियाती साल के लिए फंडिंग नहीं की। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट का शट डाउन हो गया, क्योंकि अपोजिशन की जमात कह रही थी सदर ट्रंप को कि आप जब तक वो सारे इकदाम रिवर्स नहीं करते जिसकी वजह से आम लोग सफर कर रहे हैं, और वो इकदाम क्या हैं कि आपने लोगों के फूड स्टैम्प्स बंद कर दिए हैं, हेल्थ केयर बंद कर दी है, बाकी उनको जो फैसिलिटीज मिल रही थी लो इनकम लोगों को वो बंद कर दिए हैं। तो सदर ट्रंप इस पर नहीं मान रहे थे। तो सदर ट्रंप ये जो धमकी देते हैं कि मैं इस तरह से कर दूंगा, तो वो इस तरह करते हैं, लेकिन वो उसमें उन्हें रेप्रिकेशंस का सामना होता है। जैसे इस वक्त अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस हाल से लगाया हुआ है कि लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो जो वो फंडिंग बंद करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इकरार दिया था एक इंटरव्यू में कि जी अगर ममदानी जैसा शख्स मेयर बन गया तो वो फेडरल फंड जो है वो जाया नहीं होने देंगे, वो किसी सूरत भी न्यूयॉर्क शहर जैसे शहर वो फंड नहीं देंगे। तो वो बहुत ज्यादा देर तक ये मामला सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त शट डाउन चल रहा है अमेरिका में, हुकूमती शट डाउन है, रियासतों को पैसे नहीं मिल रहे, तो रियासतों की तरफ से उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। दैट्स व्हाई वो अगर होल्ड करेंगे पैसे तो लोग इम्पैक्ट होंगे, अगेन लोग फिर सड़कों पर आएंगे, जो कि इस वक्त आपके इल्म में आके कुछ 2 हफ्ते पहले जो अमेरिका में मैं यही कहने जा रही थी कि न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये नहीं, ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, वो कह सकते हैं, और धमकी भी हो सकती है ये ममदानी के लिए बिफोर द कैंपेन, जब तक उनकी रन हो रही थी। अब तो वो जीत गए, अब देखना होगा कि आगे ट्रंप क्या करते हैं। बट मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि बार बार जो कैंपेनिंग का फर्स्ट एजेंडा था, और वो यही था, मैनिफेस्टो जो था ममदानी का, वो ये कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में करने जा रहा हूँ नीचे। हमें ये पता है कि किसी भी शहर की, अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, वहाँ पे स्केल भी हाई है ना, तो आप हायर अर्न भी करते हैं। इस पर एनालिस्ट क्या बोलते हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है क्लेम करना कि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे ले आऊँगा और ये कि मेरी पे स्केल वहीं पर रहेगी, बिकॉज वो भी तो नीचे आएगी ना। फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला भी है जिस पर ममदानी जो है उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का सामना रहा है।
लेकिन उनके मुताबिक उनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, उन्होंने इस पर काम किया है और वो तरजीही बुनियादों पर उसमें ये ख्याल जाहिर करते हैं कि क्योंकि सरमायादाराना तबका जो है वो इस शहर पर काबिज है, वो अपनी मफाद के तनाज़ुर में यहाँ पर ना रिफॉर्म्स होने देता है और जो पहले से चीजें होती हैं लोगों की वेलफेयर के लिए उनको स्टॉप लगा देते हैं। तो मैं ये करूंगा कि मैं लोगों के वर्किंग हार्स के हवाले से जो उनका पर हार पे है मैं उसको रीजनेबल बनाऊंगा जिससे लोग पे कर सकें, और फिर जो लोगों के हाउस रेंट्स हैं, घरों के अखराजात हैं, उनको जो है मैं कम करूंगा, क्योंकि ममदानी जो है वो अपने घर का इवन उन्होंने रेंट की तफसीलात तक शेयर की थी कि कोई 2250 के लगभग मैं अपने घर का रेंट देता हूँ, यानी कि बड़ी पर्सनल सी बात थी जो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने पेश की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ऑब्वियसली उनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है और अगर आप उनकी कैंपेन में देखें तो उन्होंने एनालिटिक्स दिए हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि वॉल स्ट्रीट से लेकर बाकी बिलियनर्स तक वो सारे लोग जो उनके अपोनेंट्स को फंड कर रहे थे वो किस तरह से उनकी इलेक्शन कैंपेन को मुतासर करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से वो आम लोगों के लाइवलीहुड को भी मुतासर कर रहे थे। उनके पास ममदानी का ये कहना है कि पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, वो हाथ डालेंगे ही बिलियनर्स पर, उनका एक कोर्स। हाँ बिल्कुल ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके बैकग्राउंड में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मास्क लगा के भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक द ममदानी वोटर्स आर सेइंग हैप्पी हैलोवीन टू ट्रम्प। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन। तो जनाब ज़ोहरान ममदानी की जीत जो है बड़ी तारीखी है, लेट्स सी कि वो कैसे ट्रांसलेट होती है जो उन्होंने वादे किए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। गाइस, और अक्सर हम मॉर्निंग शो में ऐसे मेहमानों को बुलाते रहते हैं जब हम खातीन की इंक्लूजन की ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, और हमारे लिए इससे प्राइड मोमेंट हो नहीं सकती कि हर ऐसे सेगमेंट के साथ हम बहुत सारी खातीन को मोटिवेट कर सकें। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन दिस फैसल? वेल यस, मोटिवेट ना सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए बल्कि रिकग्नाइज करनी चाहिए। बेसिकली मोटिवेशन की ज़रूरत तो है ही, बट यू नो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ काम हो रहा है उनको जब हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो वो भी एक डिमोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग गुड? अ मोमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर सिंध हुकूमत, एंड दैट इज खवातीन के लिए जो पिंक स्कूटी स्कीम का इक़दाम है वो दूसरे मरहले का ऐलान कर चुके हैं। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को ना सिर्फ मुलाजमत पेशा वराना जो खातीन हैं उनके लिए सफरी मुश्किलात से उनकी निजात दिलाना है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस सोसाइटी में इंक्लूजन मिल सके। इसी में मनसूबे के तहत खातीन को मुफ्त तरबियत भी दी जा रही है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी फ्री मिलेगा और उनको रियायती स्कूटीज़ भी फराहम की जाएंगी। दैट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड इनिशिएटिव। चलिए तो इस सब पे हम ज़रा अब बात भी कर लेते हैं। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, एक तो तर्जुमान सिंध हुकूमत है सुमेता अफजाल सैयद साहिबा, उनसे भी बात करेंगे, एंड देन वी हैव एक पिंक स्कूटी ड्राइवर भी हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सिद्रा आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगी कि कितना ज़्यादा उनके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा, बेनिफिशियल साबित होगा। तो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम सुमेता। सुमेता अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। खातीन की इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करने के लिए पीपल्स पार्टी हैज़ बीन डूइंग दिस, खातीन की करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। सो प्लीज़ वॉक मी थ्रू दिस स्कीम जो कि अब दूसरी मरतबा आ रही है। कितनी स्कूटीज़ हैं, कितनी खातीन मुस्तफ़ीद होंगी? गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो तरजीह देती है, प्रायोरिटाइज करती है। वो हमारे SPHF के घर हों जिसमें पहली बार जो है औरतों को मालकाना हुकूक दिए गए लैंड टाइटल्स के फॉर्म में, 21 लाख घरों की मेजॉरिटी जो है वो विमेन ओनरशिप पर गई है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। पूरी दुनिया में इसको सराहा गया है। दिस इज मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग कि किसी का आजकल बड़ा मुश्किल होता है कि कोई अपने नाम पे घर कर सके, लेट अलोन फीमेल जो अपने नाम पे घर कर सके। बट इसकी सारी क्रेडिट जाता है टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी।
एंड जिस तरह आप बता रहे थे कि अभी जो है हम पिंक स्कूटीज जो है, इलेक्ट्रिक पिंक स्कूटीज जो है, इसका सेकेंड फेज शुरू करने जा रहे हैं। डेट अभी वो नहीं है बट वेरी क्लोज, क्योंकि हमने जो अभी रिसेंटली जो 200 बाइक्स स्कूटीज दी थी, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑब्वियसली जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो पढ़ने के लिए बाहर निकलती हैं या वर्किंग वुमेन हैं, उनके ट्रैवल को कंफर्टेबल और इजी बनाने के लिए ये किया गया है। इसी तरह से पिंक बस सर्विस जो भी थी, पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव पिंक बस सर्विस है जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है फॉर फीमेल्स ओनली, और उससे आपने बहुत सारी चेंजेस देखे हैं। लोग अपने फैमिलीज जो हैं वो कंफर्टेबल फील करती हैं अपनी बच्चियों को पिंक बस में ट्रैवल करना, या इवन रेड बस में भी उसका एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जो एक हरासमेंट या एक वो वाली चीज होती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट में वो नहीं होती। सो यस, इट्स द पिंक रेवोल्यूशन। और जिस माहौल में हम रहते हैं, पहले मर्द और खातीन के इक्विलिब्रियम की तरफ आने से पहले तो प्रायोरिटी है कि आप अब हमारे यहाँ ये स्ट्रगल बहुत बड़ी है ना कि पहले आप प्रायोरिटाइज करें खातीन को, पहले वो जो टैबूज हैं, सोशल डिफिकल्टीज हैं, उन सब से खातीन को बाहर निकालें, फिर हम बात करेंगे बराबरी की। तो पहले तो उन्हें प्रायोरिटाइज करना है जो पीपल्स पार्टी करे, एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी एक आदमी की जो कि पिंक स्कूटी राइड कर रहा था, जिसने खासा सोशल मीडिया पर एक काइंड ऑफ स्पाइक भी क्रिएट किया था। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि मैं ये कैसे मेक श्योर करूं कि किसी बच्ची के नाम पर किसी ने निकलवा दी बाइक और बाद में उसको वो यूज कर रहा है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बच्चियों को इंडिपेंडेंट करने वाला, वो एक स्टेप पीछे चला गया। इसको कैसे इंश्योर कर पाएगी पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट से? देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने तो अपनी SOPs बनाई हुई हैं और कैटेगोरिकली लोग वही मेरिट पे उतरते हैं, या तो वो स्टूडेंट हों फीमेल्स, या फिर वो वर्किंग वुमेन हों, उनका डोमिसाइल सिंध का हो, उनकी PRC जो भी है, वो सारे जो क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करनी होती है। अगर कोई और बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये भी बड़ा एक क्वेश्चन था कि अगर बच्ची के नाम पे ले लिया और उसको आगे बेच दें या कोई ऐसी चीज कर दें या चलाने के लिए दे दें या व्हाटएवर, तो उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का क्या है। तो देखिए, ये हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप 7 साल तक जो है इसको बेच नहीं सकते, इसको आगे किसी को दे नहीं सकते, और ये सारी चीजें तो उन्होंने अंडरटेकिंग दी भी होती है। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह की फैमिली, जिस तरह आपने भी देखा, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा कि आई थिंक इट वाज राइट आफ्टर जब मिली थी स्कूटीज, उसके फौरन बाद ही इस तरह का कोई एक वो हुआ। तो हम इसको डिस्करेज करते हैं, और गवर्नमेंट का ये भी है कि अगर ऐसी व्हीकल जो कि बार बार जिसकी निशानदेही हो रही होगी तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, वैसे ताकि हम डिस्करेज करें कि जो फीमेल है वो ही उसको यूटिलाइज करे। सुमेता, पहला फेज कितना कामयाब रहा, मुझे ये तो बताएं। वहाँ देखिए, बहुत कामयाब रहा वैसे, बहुत। मैं तो वहाँ पे जिस दिन हमने वो इवेंट किया था और जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन थी, आप उसी दिन भी देखते तो मतलब there was a queue, long queue, जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जो लोग अभी भी SMTA की वेबसाइट पे जाके जो है वो फुलफिलमेंट कर रहे हैं सारी रिक्वायरमेंट्स की और सारी चीजें। प्लस आप ये देखें कि ड्राइवर्स लाइसेंस जो हैं, जो फीमेल्स कभी पहले ऑप्ट नहीं करती थी, अगर गाड़ी चलाती भी थी या बाइक चलाती भी थी तो वो ऑप्ट नहीं करती थी ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के, लेकिन क्योंकि आपने जो है ड्राइवर्स लाइसेंस की ऑब्वियसली शर्त रखी है कि यू हैव टू हैव अ ट्रेनर। अगर आप लर्निंग ले रहे हैं, उसके बाद आप हम जो है फ्री जो है सिंध गवर्नमेंट जो है एक इदारे के साथ मिलके आपकी ट्रेनिंग कराई, तो लोगों ने अपने ड्राइवर्स लाइसेंस, फीमेल ड्राइवर्स लाइसेंस का रेशियो जो है बनाने का और बनने का वो भी अच्छा हुआ है, इसमें नंबर्स बढ़े हैं। यस, अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छी वो है। आप लोगों को मेरे ख्याल में ये खुद भी समझ आएगा और मुझे भी ये समझ आया है, जो हेल्प्स वगैरह की खातीन होती हैं, ये लोग बड़ी मेहनत से बेचारे अपने घर खड़े करती हैं। आप लोगों ने तो ये उनको खुद बना के दिए हैं। हम खातीन की इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। एक आम जो हमारा सोशल अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि पैसा मेरा है, घर मैं बनाऊंगी, लेकिन लूंगी मैं मर्द के नाम पर। मतलब वो हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, हम वहां तक जाते ही नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू दिस इज द चेंज दैट बिलावल साहब हैज ब्रॉट ना। देखिए, इवन मी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अभी कहीं मैंने ये बोला कि इवन आई कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, मैं अपना जो है घर ओन नहीं करती।
आजकल के जमाने में अपना घर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जो आपके मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप था या जो नीडी वो थे जिनके घर सैलाब में बह गए, इसका मतलब वो घर पक्के नहीं थे, वो कच्चे घर थे, वो बह गए सैलाब में, उन लोगों को सिंध गवर्नमेंट ने घर बना के दिया है और रिजिलियंट घर बना के दिया है। रिजिलियंट का मतलब जैसे कुछ इलाके में एलिवेशन डिफरेंट रखनी पड़ी, कुछ इलाके में एलिवेशन डिफरेंट रखनी पड़ी, ताकि खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई इस तरह का सैलाब आता है या कोई भी ऐसी क्लाइमेट चेंज का, तो किसी को कुछ नहीं पता। प्राइड मोमेंट होने जा रहा है, साथ मौजूद है, उन्हें रिसेंटली लाइसेंस भी मिला है, जरा उनका एक्सपीरियंस भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सिद्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए हमें, हाउ इज इट फॉर यू टू हैव अ पिंक स्कूटी, लाइसेंस, ऑल ऑफ इट। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, प्रोग्राम में शामिल किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब का और शर्जिल मेमन साहब का कि उन्होंने ख़वातीन के लिए इनिशिएटिव लिया, जिससे जो ख़वातीन मुश्किल होती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको, तो अब उनको ये स्कूटी दी गई है, जिससे ये आसानी से हम लोग हर जगह अपना जा सकते हैं, अपनी जॉब पर जा सकते हैं। जो लोग कॉलेज गोइंग हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। पहली दफ़ा जब हाथ में लाइसेंस आया था, कैसी फीलिंग थी? बहुत खुशी हुई थी जब ट्रेनिंग करी और उसके बाद जब ये लाइसेंस मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लाइसेंस मिला और फिर मुझे स्कूटी उसकी बुनियाद पे ही मुझे स्कूटी मिली, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। सिद्रा, आप क्या करती हैं? आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर हाउसवाइफ हैं? और ये पिंक स्कूटी आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? मैं वर्किंग वुमेन हूँ, स्कूल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आना जाना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता था। अब मुझे बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जल्दी नंबर प्लेट जैसी मिलेगा तो फिर मैं करीब चला रही हूँ, फिर इंशाल्लाह रोड पे लेकर आऊँगी, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने में आसानी हो जाएगी और स्कूल आने जाने में, और कहीं बाजार वगैरह भी जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पिंक स्कूटी को चलाते हुए बहुत सारी बच्चियाँ देखेंगी और उन बच्चियों को मोटिवेशन मिलेगी कि ठीक है, इट्स नॉर्मल टू राइड मोटरसाइकिल ऑन द रोड। जी बिल्कुल। मुझे जब मैं स्कूटी अभी चला रही थी तो मुझे अपने घर के करीब तो काफ़ी सारी लड़कियों ने देखा और बहुत उन्होंने पूछा, तो मैंने सबको ही मोटिवेट किया, सबको बताया कि आप इस तरह से वर्क फॉर्स इन पे जाके अप्लाई करें आप सब लोग भी। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो रही है इस वजह से, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ उसको, क्योंकि मुझे मिली तो मैं चाह रही हूँ और तमाम लोगों को, जो लोग जिनको नहीं मिली, सबको मिले। सिद्रा, घर में क्या रिएक्शन है और घर वाले इसको आपको एनकरेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पहले मैंने इसकी एक न्यूज़ देखी थी पर वो मैंने ऐसी इग्नोर कर दी थी। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे इनकरेज किया, मेरे भाई ने, फिर मेरे हस्बैंड ने, कि बाजी इस तरह की एक स्कीम चल रही है, आप अप्लाई क्यों नहीं करती? तो मैं जब घर वालों ने मुझे इनकरेज किया तो फिर मैंने अप्लाई किया और फिर माशाल्लाह से मेरे ट्रेनिंग के लिए नाम आया और फिर मुझे स्कूटी भी मिल गई माशाल्लाह से मुझे। ऑल राइट। अच्छा जी, जो आपने बात की है, मैं थोड़ा सा सुमैता से मज़ीद सवाल करूं। सुमैता, द प्रोसेस इज दैट यू अप्लाई, फिर इसमें आपका नाम आता है। आई होप दिस इज़ ट्रांसपेरेंट। किस तरीके से बैलेटिंग होती है या क्या होता है, ज़रा ये तरीक़ाकार बता दीजिए। जी बिल्कुल। जिस तरह सिद्रा बता रही थी कि आप आई वर्क फॉर सिंध की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या SMTA जो कि ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट है, आप उस पे जा सकते हैं। क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होती है और ये बैलेट के थ्रू ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैसल बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास अभी जो हमारा ये फेज है, जो पहला फेज था उसमें 200 थी, अभी सेकंड फेज में शर्जील साहब अनाउंस करेंगे कि वो कितनी स्कूटीज जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन टोटल ये जो पूरी प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सुमैता, ये 1000। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर इट। आपका भी शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। जनाब, आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं, इतनी इंस्पायरिंग हैं कि खुद पढ़ भी रही हैं और फिर अपना कारोबार भी कर रही हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो जाए और सीखे, तो ऑनलाइन इन्होंने रेजन आर्ट सीखा और अब अपना ब्रांड भी चला रही हैं,
पढ़ भी रही हैं, ब्रांड भी चला रही हैं, कैसे ये सब कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समाना, उनसे हम बात कर लेते हैं। समाना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, और ये जो मैं ये सब देख रहा हूँ, ये सारा आपने खुद सारा हैंडमेड बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, ये सब कुछ हैंडमेड है, खुद ही सीखा और फिर उसके बाद ट्रायल एंड एरर के बाद हमने इसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कितना अरसा लगा सीखने में बॉस आपको ये? मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स सीखने में लगे थे। राइट, अच्छा, ये 6 to 7 मंथ्स सीखने में लगे थे। ये आइडिया कब परसीव किया और फिर ये आई थिंक ये रेज़न आर्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ये कॉन्क्रीट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दोनों साथ साथ सीखा? जी जी, ये सब साथ सीखा। मैं बचपन से क्रिएटिव हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि एकदम से थॉट आई कि इसको बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बचपन से क्रिएटिव हूँ, तो कभी पेंटिंग कर रही होती थी, कभी कैलीग्राफीज कर रही होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो नया नया ट्रेंड आ रहा था 2023 में और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको ट्राई करते हैं। बिजनेस का कोई प्लान नहीं था मेरा, तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया। मैंने यूनिवर्सिटी में एक हमारा इवेंट हो रहा था और उन्होंने स्टॉल लगाने का सोचा था, तो मैंने वहाँ पे स्टॉल लगा लिया और वो जो मेरा रिस्पांस था वो इतना इनकरेजिंग था और इतना मोटिवेटिंग था कि फिर उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हो गई। हम लोग सोचते हैं कि यार ये ऑनलाइन लाइफ कैसे मैनेज करनी है विद अ जॉब और विद एनीथिंग एल्स ना। ये आई थिंक यू आर इन 5th सेमेस्टर ऑफ योर स्टडीज, वो कैसे और फिर ये कैसे और मैनेज कैसे होता है आपके लिए? कभी कभार स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और इवेंट्स जब आ रहे होते हैं, मैं यूजुअली बहुत सी जगहों पे पॉपअप्स कर रही होती हूँ, स्टॉल्स लगा रहे होते हैं, मैशन, कॉमन्स या फिर इस तरह क्रीक क्लब, बहुत डिफरेंट जगहों पे आजकल तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मैं देखने को ज़रूर मिलूँगी। और वहाँ पे उस इवेंट से पहले ये होता है कि मेरी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, मुझे काम करना पड़ता है और बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। तो पहले मुझे होम डेकोर बनाना पड़ता है, फिर वार्निश का टाइम आता है, फिर रेजन आर्ट के अंदर भी सिमिलर प्रोसेसेस फॉलो हो रहता है। तो बस यही है, सुबह यूनिवर्सिटी, रात को काम। ओके, जस्ट वन थिंग, एंड ये जो एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट बनाने में आपको फर्स्ट इस साइज़ का प्रोडक्ट है, कैसे रॉ मटेरियल क्या होता है, उसको पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है, उसको ये मुझे बताइए। मेरे दोनों काम बहुत टाइम टेकिंग है। रेजन भी 24 आवर्स में क्योर होता है और जो कंक्रीट है वो भी बहुत टाइम लेके 24 आवर्स में ही प्रॉपर कंक्रीट जो है वो क्योर होता है, और एक्चुअल में वो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कंक्रीट के जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट, तो वो दोनों बहुत टाइम लेते हैं क्योर होने में, प्रॉपर अपना मजबूत होने में। तो मैं बना के रख देती हूँ एंड देन लेटर ऑन नेक्स्ट डे मुझे उसको डीमोल्ड करना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग दोनों चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मेहनत और मुश्किल होता है। समाना, ऑल द बेस्ट, आपका बिजनेस ऑल फ्लरिश करे, आपको देखिए और ख़वातीन मोटिवेट हो, आपको बुलाकर हमें बहुत खुशी हुई। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर और बहुत सारी ख़वातीन को मोटिवेशन भी मिली। विद दैट हमें आपसे लेने की इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।